अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अन्ना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। ईद से पहले बहुत सारी तैयारियां जहां चल रही हैं, वहां पर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन अच्छी और खुशनुमा नज़र आए। मौसम एकदम से चेंज हुआ और अब अच्छा खासा चेंज हो रहा है। शदीद गर्मी में आपकी स्किन केयर चैलेंजिंग भी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां जो कि जॉब करती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल भी हो जाता है। तो स्किन केयर बेसिकली आपने गर्मियों में कैसे करनी है, किस स्किन टाइप के लिए क्या सजेशन है, और इसके साथ साथ जो आपके छोटे छोटे मसाइल हैं वो भी ज़रूर हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीम जहांगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है अपने प्रोग्राम में। खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ठीक ठाक है आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं। अच्छा, वैसे क्या डॉक्टर साहिबान भी स्किन केयर करते हैं? ये मेरा वैसे एक जर्नल सा क्वेश्चन है। हाँ, करनी चाहिए, करते हैं। हाँ। और ख़ास तौर पे व्हेन वी आर एजिंग तो एंटी एजिंग तो ज़रूर करनी चाहिए। ज़बरदस्त। तो ये सब लोगों के लिए मैसेज है कि सबको करनी चाहिए। अच्छा, अब हम लोगों को एक्स्ट्रा करनी चाहिए क्योंकि हमने हर रोज़ मेकअप करना होता है, घर से बाहर निकलना होता है। इसी तरह वो लोग जो कि बच्चियाँ ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी जाती हैं, ऑफिसेज जाती हैं, उनके लिए तो स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। घर में रहने वाली ख़वातीन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब से जान लेते हैं, मौसम तब्दील हुआ और शदीद गर्मी में स्किन केयर क्या है? जी डॉक्टर साहब। देखिए, दो चीज़ें। एक तो ये कि शदीद गर्मी में धूप भी ज़्यादा होती है। हाँ जी। तो धूप चूँकि सूरज करीब होता है ज़मीन के, तो इसमें हीट के साथ साथ अल्ट्रावायलेट लाइट भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। अब जो अल्ट्रावायलेट लाइट और जो नज़र आने वाली लाइट है, एक्चुअली ये बता दूं कि अल्ट्रावायलेट लाइट नज़र नहीं आती। ये स्किन कैंसर का सबब बनती है? स्किन कैंसर का भी सबब बनती है, आपके काले होने का भी सबब बनती है, दाग धब्बों का भी सबब बनती है और झुर्रियों का भी सबब बनती है। हमारी आधी से ज़्यादा जो स्किन की एजिंग है, आपने देखा होगा जो ढांपे हुए होता है जिल्द का, वो हिस्से जो ढंपे हुए होते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कलर भी ठीक होता है और वहाँ झुर्रियाँ भी नहीं पड़ती। सही कह रहे हैं आप। और झुर्रियाँ भी नहीं पड़ती। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो जो स्किन में आधी एजिंग जो है वो सूरज की उन शुआओं की वजह से होती है जो नज़र नहीं आती। अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी जो है वो नज़र ना आने वाली लाइट है। ये नज़र नहीं आती लेकिन नुकसानदेह ज़्यादा है। लेकिन नुकसानदेह सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, अब जो ये आज तक समझ लें, आज से 10 साल तक पहले यही हमें पता था कि अल्ट्रावायलेट ही काम खराब करती है। अल्ट्रावायलेट बी चूँकि सबसे पहले ईजाद हुई थी, तो जितने भी सन ब्लॉक हैं वो अल्ट्रावायलेट बी के खिलाफ होते हैं। ठीक है। एक अल्ट्रावायलेट ए है, वो जो है वो इमीडिएट डार्कनिंग करती है। यानी आप बाहर गए तो कहते हैं ना, काफ़ी दफ़ा माएँ दादियाँ कहती है कि तुम बाहर खड़ी हुई हो इतनी देर, या बाहर तुम खेले हो तो काले हो गए हो। हाँ जी। और अंदर आते हो तो ठीक हो जाते हैं। और ये एक्चुअली हकीकत है कि जब हम अंदर आते हैं थोड़े से सफ़ेद हो जाते हैं, जब बाहर आते हैं थोड़े काले हो जाते हैं अगर उस धूप में रहें तो अल्ट्रावायलेट ए जो है वो भी काले होने का सबब भी बनती है और एजिंग का सबब भी बनती है। अच्छा। अब तीसरी लाइट जिसका 10 साल से हमें अब पता है तकरीबन, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को कम पता है, वो ये है विजिबल लाइट, नज़र आने वाली लाइट। जो नज़र आने वाली लाइट है, अब लोग समझते हैं कि लाइट का मतलब है जो नज़र आती है। लाइट की बहुत सारी किस्में हैं, शुआएं हैं लाइट, जो कि नज़र ना आने वाली भी, यानी एक्सरेज को भी हम लाइट में शुमार करते हैं साइंटिफिकली। माइक्रोवेव की जो शुआएं हैं उसको भी हम लाइट में शुमार करते हैं टेक्निकली। तो अब जो नज़र आने वाली लाइट है जिसमें आप बैठी हुई हैं और जो बाहर धूप में भी और घर के अंदर भी है, ये भी हमारे रंग को काला करती है। अच्छा। और छाइयों का सबब भी बन सकती है। नहीं, मैं अगर यहाँ मुसलसल इस लाइट में 2 घंटे बैठ रही हूँ, 1 घंटा बैठ रही हूँ, तो मेरे लिए ये फिर नुकसानदेह है। ये एक्चुअली लाइट जो है हमारे कलर, हमारा जो रंग है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी स्किन केयर, हमारी प्रोडक्ट्स, ना ये कोरियन स्किन ठीक कर सकती है जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा। ना ये गोरों की, क्योंकि उनके यहाँ एनवायरनमेंट डिफरेंट है, वहाँ पे धूप डिफरेंट है, वहाँ के एनवायरनमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि लोगों को जो है ना, अब हमने कोरियन स्किन की तरफ जाना है, हमारी ऐसी स्किन हो जैसी। तो ये एक बात डॉक्टर साहब की ना 100% है कि भाई आपने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, आप ये मत देखें कि बाहर से क्रीम लाएंगे तो आपके मुंह पे बहुत अच्छी, आपके एनवायरनमेंट के मुताबिक जो यहाँ की चीज़ें बनी हुई हैं शायद वो बेहतर आप पे। ये हम लोग रिसर्च करते हैं, खुद डॉक्टर्स हैं और स्किन पे रिसर्च करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं अपने गोरे पेशेंट्स को अमेरिका में देता था, लेकिन वो मैं यहाँ नहीं दे पाता, क्योंकि जो ही मैं देता हूँ, फर्ज कर रेटिनॉल एक सीरम है जो कि एंटी एजिंग भी है और स्किन को ठीक भी करता है, झुर्रियों को आइंदा होने से बचाता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड मॉलिक्यूल है। अच्छा। इससे ज़्यादा रिसर्च किसी मॉलिक्यूल पे अभी नहीं हुई। इससे कंफर्म है कि झुर्रियाँ नहीं पड़ती? कंफर्म मीन्स के जितनी डिले हो सकती है झुर्रियाँ, वो करती है ये। ठीक है। साइंटिफिकली इससे बेहतर मॉलिक्यूल अभी हमारे पास नहीं है। अब रेटिनॉल जो है वो, रेटिनॉल कहने को एक कंपनी का भी है, दूसरी का भी है, तीसरी का भी, चौथी का भी है।
सिर्फ हमें रेटिनॉल की जरूरत नहीं है, वो किस चीज़ में आप मिक्स करेंगे कि वो जिल्द के अंदर चले जाए, ठीक है, और किस चीज़ में आप मिक्स करेंगे उसको कि वो जिल्द को इरिटेट ना करें, ठीक है, और किस चीज़ में मिक्स करेंगे कि वो इंटैक्ट विदाउट डिग्रेडेशन स्किन में कुछ अरसे रहे, ठीक है, और आपकी जिल्द को बजाय इसके कि वो खुश्क करे, चूँकि वो खुश्क भी कर सकता है जिल्द को, चूँकि वो आपके सेबेशियस ग्लैंड को भी कम करता है, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है। कि एक तो हो गया कि आपने अब जिल्द को, अपनी जिल्द को बचाना है धूप से, वो आप फिजिकली भी बचा सकते हैं, अम्ब्रेला लें, चादर लें, जो मर्जी लें, और साथ सन ब्लॉक लगाएं। ठीक है, अब सन ब्लॉक के बारे में मैंने बताया कि जो सन ब्लॉक पुराने थे वो सिर्फ करते थे अल्ट्रावायलेट और अल्ट्रावायलेट बी को, अब जो ए और बी को करते, अब जो नए सन ब्लॉक हैं उस पर लिखा हुआ देखें कि वो विजिबल लाइट के खिलाफ है, विजिबल ब्लॉक है, ठीक है, तो विजी ब्लॉक हो गया, और इस तरह के बहुत सारे और हैं, जो मैक्स ब्लॉक है, विजिबल ब्लॉक है, मैक्सिमम ब्लॉकेज होनी चाहिए उससे। Okay. आपका अल्ट्रावायलेट ए भी, अल्ट्रावायलेट बी भी और विजिबल लाइट तीनों को ब्लॉक करना है आपने। डन, अब उसमें एक तरीका ये होता है कि जो विजिबल लाइट के जो ब्लॉक्स हैं उसमें जो केमिकल्स डलते हैं वो तकरीबन इसको वाइट बना देते हैं, तो बुरा लगता है। तो आजकल जो लेटेस्ट हमारी टेक्निक है, हम क्या करते हैं कि उसके अंदर कुछ ऐसे पिगमेंट डाल देते हैं जो कि आपको बजाय कि आप सन ब्लॉक अलग लगाएं, मॉइस्चराइजर अलग लगाएं और कोई बेस अलग लगाएं, वो बेस सन ब्लॉक के अंदर मिला देते हैं, समझ लें। ठीक है, अब उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जिल्द को एक ही कोट से आपकी ब्लॉकेज भी हो जाती है, सन ब्लॉक भी हो जाता है, और आपकी झुर्रियाँ और आपकी जो छाइयाँ छुप जाती हैं। एक्चुअली सन ब्लॉक जब तक छाइयों को ना छुपाए वो सन ब्लॉक नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक हो गया, यानी अगर आपको किसी की कोई छाइयाँ हैं और नज़र आ रही है सन ब्लॉक लगाने के बावजूद भी, इसका मतलब सन ब्लॉक अच्छा नहीं है, उसको चेंज करना, सन ब्लॉक काम ही नहीं कर रहा वो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टिंटेड सन ब्लॉक, और वो विजिबल ब्लॉक होना चाहिए, विजिबल लाइट के खिलाफ होना। सेकंड, मैंने आपको बताया था कि अब आपने वो डैमेज जो हो गई जेल, या रोजाना कुछ ना कुछ तो होगी, चाहे अपने जितना मर्जी, हर वक्त तो सन ब्लॉक नहीं लगा सकते, उसको रिपेयर के लिए आपका रेटिनॉल सीरम जो है वो ऐसी किसी कंपनी का जो कि लोकल हो लेकिन वेल रिसर्च्ड हो, किसी डॉक्टर की बनी, किसी फार्मासिस्ट की बनी हुई हो, उससे फ़ायदा ये होता है कि वो आपके रिपेयर करते रहते हैं सारी रात। ये रेटिनॉल सीरम जो है डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा वो चिकनाहट वाला होता है ना? नहीं, रेटिनॉल सीरम एक्चुअली चिकनाहट वाला नहीं होता बल्कि खुश्की करता है। अच्छा, हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा, चूँकि आपका रेटिनॉल जो है वो आपकी जिल्द की झुर्रियों को भी ठीक करता है। ओके, और दूसरी वो सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो कि हमारी ऑयली हो जाती है जिल्द गर्मियों में। लगाने का तरीका कार क्या है? गर्मियों में रात को आप लगाएंगे, एक दो ड्रॉप, वक्त में 1-2 ड्रॉप्स, 5-4, मतलब मैं आमतौर पे 5 ड्रॉप्स करता हूँ, एक माथे पे लगाएं, एक नाक में, एक थोड़ी में और एक हर चीक पे लगाएं, उसको मसाज कर लें। ठीक है, वो पूरी रात आपका रिपेयर मैकेनिज्म है। काफ़ी दफ़ा जो एक्सोसोम्स हैं, जिस तरह एक्सोडर्म है, जो एक्सोडर्म क्या करता है कि वो आपकी स्किन को एक तो रिपेयर करता है, और दूसरा ये कि वो आपकी स्किन को एंटी एजिंग के लिए भी बड़ा ज़्यादा ज़बरदस्त है। ठीक है, ठीक है। अब आपने एक्सोसोम भी लगा सकते हैं, माइक्रोडर्म ये भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं जो फ़र्ज करें, आप कहते हैं नहीं अब ईद करीब आ रही है, हाँ, तो मैंने ज़रा जल्दी से फ़ौरन कुछ करना है, हाँ, तो उसके लिए माइक्रोडर्माब्रेशन और हाइड्राफेशियल, लेकिन ये इस 2 चीज़ों का इत्मीनान कर लें कि एक तो माइक्रोडर्म के जो क्रिस्टल्स हैं वो रीयूज़ ना कोई कर रहा हो। वो क्रिस्टल्स होते हैं जो कि चीनी की तरह के या नमक की तरह के होते हैं। लोग क्या करते हैं, काफ़ी दफ़ा वही इस्तेमाल किए किसी के पेशेंट के फेस पे, उसी को दोबारा लगा के, जिस तरह पार्लर ने अब शुरू कर दिया है, तो मेक श्योर करें कि डॉक्टर जो है वो क्वालिफाइड हो, MBBS हो और डर्माटोलॉजिस्ट हो, स्किन का स्पेशलिस्ट भी हो। अब उससे फ़ायदा ये होता है कि वो जो माइक्रोडर्म है वो आपकी जिल्द के ऊपर की लेयर जो हल्की सी उतार देते हैं, इतनी बारीक कि आपको नज़र भी नहीं आती, लेकिन उससे अल्लाह में नई जिल्द ले आते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 चीज़ें हैं कि आपने अपने आप को धूप से बचाना है, सन ब्लॉक सही लगाना है, कोई ना कोई ऐसा सीरम, और अगर आपके फ़र्ज करें, आप कहते हैं जी मेरे तो स्किन पे ना थोड़ी सी डल स्किन है, अनइवन टोन है, कहीं से ज़्यादा है कहीं से कम है जिल्द का कलर, तो आप नया सिनामाइड सीरम लगा सकते हैं, या आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम जो है वो भी आप लगा सकते हैं अगर आपके मॉइस्चराइजेशन फेस पे चाहिए। लोग आमतौर पे कहते हैं जो ही मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ फेस पे, मेरे या तो दाने निकल आते हैं जी, या बड़ा मुझे हैवी मॉइस्चराइजर लगता है। तो अगर आपको लगे ना आपके चेहरे पे थोड़ी सी, आपने रेटिनॉल सीरम लगाया और हल्की सी ड्राइनेस हो गई, आपको लगे स्किन तो बड़ी अच्छी है लेकिन मुझे लगता है हल्की सी ड्राइनेस है, तो बजाय इसके कि कोई आप हैवी किस्म का मॉइस्चराइजर लगाएं जो कि आपके पोर्स को क्लॉग कर दे, आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब ये तमाम चीज़ें स्किन पे लगानी कितनी देर है? अब लोग कहते हैं कि आपको मतलब अपनी लाइफ का हिस्सा बनानी है कि कोई स्पेसिफिक टाइम में फिर छोड़ देनी है? देखें, अगर तो आपने कोई ऐसी चीज़ लगाई जिससे पिगमेंटेशन ठीक होनी है, तो जो ही आपकी पिगमेंटेशन ठीक होगी आप आराम से छोड़ सकते हैं। ठीक है।
इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे आपकी एडिक्शन हो जाए जिल्द को, जिसके छोड़ने से कोई नुकसान हो। लोग समझते हैं जूं ही जब तक तो मैं लगाती रही तो मेरी स्किन ठीक रही, जब मैंने छोड़ दी तो स्किन ख़राब होने लगी। ऑफ कोर्स ऐसे ही होगा, क्योंकि स्किन की एजिंग तो आपने ना, लेकिन जब आप छोड़ देंगे तो स्किन की एजिंग तो वो आपने डिले कर ली, आपने स्किन को अच्छा रखा, लेकिन जब आप छोड़ देंगे तो दोबारा वहीं से डिले शुरू हो जाएगा, आपकी एजिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन वो कोई ख़राब नहीं करती चीज़ें, ये साइंटिफिकली रिसर्च चीज़ें हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। चलें जी, ये तो कंफर्म हो गया जी कि आपने अपनी स्किन केयर कैसे करनी है, उसका तरीका क्या क्या है। डॉक्टर साहब ने वो तमाम चीज़ें बता दी हैं जो कि स्किन केयर के लिए शामिल हैं जी। और आप अपने फेस का, जो लोग ख़ास तौर पर स्किन का ख्याल रखना चाहते हैं, वो ये सब कर सकते हैं। अच्छी चीज़ें ख़रीदें, एक दफ़ा ले लेंगे और फिर आप उसको काफ़ी देर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन केयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये वो चीज़ें हैं 4-5 जो रूटीन में आपको इस्तेमाल करनी ही करनी है, जो कि आपकी अच्छी स्किन के लिए ज़रूरी हो जाएंगी। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा से ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर अजीम हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन ये भी आया था कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है कुछ लोगों को, ख़वातीन में भी और मर्द हजरात में भी। अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, बाहर जा रहे हैं, आना जाना घर अंदर बाहर लगा हुआ है, स्वेटिंग जिनको बहुत ज़्यादा होती है, फिर आप टिशू रुमाल से मुंह साफ़ कर रहे हैं, स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है, क्या करना है? ये स्वेटिंग होती क्यों है बहुत ज़्यादा? दो चीज़ें हैं। एक तो है कि आपने देखना कि यह फिजियोलॉजिक यानी नॉर्मल स्वेटिंग है, अच्छा, या कोई पैथोलॉजिक यानी एक्सेसिव स्वेटिंग है। अच्छा, एक्सेसिव स्वेटिंग का साइंटिफिक नेम, जो कि लोग आजकल हर बंदा गूगल करता है, चैट जीपीटी करता है, तो मैंने अब बताना ही शुरू कर दिया कि बजाय इसके कि आप गलत चैट अच्छी बात है, आप बजाय इसके गलत चैट जीपीटी करके गलत जवाब निकाल लें, तो बेहतर है कि उसका टेक्निकल नाम समझ। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब ये मैं भी बताऊं, मैं भी अक्सर ये चीज़ें कर रही हूँ, मुझे पता है, तो मैंने कहा सभी लोग करते हैं ना, इसलिए मैंने कहा बजाय वो लोग। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि लोग गलत सवाल पूछ के गलत जवाब ले लेते हैं और उस पर गलत जवाब पे परेशान होने लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसको कहते हैं हाइपर यानी ज़्यादा हाइड्रोसिस। अच्छा, हाइपर हाइड्रोसिस जो है, ये नाम है ज़्यादा स्वेटिंग का, ये बीमारी है? ये बीमारी है। अच्छा, अब जो हाइपर हाइड्रोसिस है वो आपने देखा होगा अक्सर लोगों को आर्मपिट्स में बहुत ज़्यादा होती है, और हाथों पे और पाँव पे बहुत ज़्यादा होती है। और जब हाथों पे जिनको होती है वो बड़े एम्बेरस होते हैं जब हाथ मिलाते हैं। बात है, आप हाथ में लाएं, गीला हाथ मिलाते हैं, लोगों को बड़ी उलझन होती है और लोग बड़ा पसंद, आई मीन पीपल आर वेरी एम्बेरस्ड। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह अगर आर्मपिट में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो जब ही वो कहीं जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में गए, कहीं सोशली बड़ा अनकंफर्टेबल है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो स्वेटिंग है, इसकी पहले तो हमने एक चीज़ तो आप खुद भी, क्योंकि पाकिस्तान में नुस्खे की ज़रूरत नहीं होती तो आप खुद भी लोग करवाते हैं, लेकिन पूरे के पूरे टेस्ट करवा लेते हैं। मैं कहता हूँ और कुछ ना करें, सिर्फ थायराइड का एक टेस्ट करवा लें इसके लिए, कम से कम। अच्छा, हाँ जी, कम से कम थायराइड का टेस्ट करवा लें ताकि हमें कोई बड़ी सी चीज़ पता चल जाए। दूसरी बात ये है कि जब ये स्वेटिंग होती है, अब ये चूँकि एबनॉर्मल स्वेटिंग है, तो उसके लिए आजकल हमारे पास दवाइयाँ मौजूद हैं जिसको हम लगाने के लिए दे देते हैं। और पाकिस्तान की हम बहुत सारी कदर तो नहीं करते माशाल्लाह, तो एक नाकदरी ये है पाकिस्तान में कि हम उन कौमों में से हैं जहाँ पे बचपन से ही हमारे डॉक्टर्स, आपने देखा होगा, वो कंपाउंडिंग मेडिसिन करते थे। जी बिल्कुल, कंपाउंड करके जी के मिक्सचर बना दिया, कंपाउंड कर दी मेडिसिन। सो वी आर गुड एट दैट। वो हमने बहुत ज़्यादा उसकी नाकदरी करते हैं। अमेरिका में अगर मुझे कोई कंपाउंड करानी पड़ जाए तो उसकी कोई 10 गुना ज़्यादा कीमत पड़ती है। अच्छा, जिस तरह वहाँ पे कपड़ा वहाँ सिलवाना पड़ जाए तो 10 गुना ज़्यादा। और अगर आप रेडीमेड हैं तो, और यहाँ पे रेडीमेड लोग समझते हैं रेडीमेड अच्छा है, वहाँ पे कस्टम मेड, तो कस्टम मेड मेडिसिन भी होती है जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो। ठीक है। यहाँ पे हम पेशेंट की ज़रूरत के मुताबिक कंपाउंड करवा सकते हैं ऐसी दवाइयाँ जो कि आपकी हाथों को और पाँव को खुश्क रखें, ठीक है, और आर्मपिट्स को भी खुश्क रखें। अब वो जो दवाइयाँ हैं वो जब तक आप लगाते रहते हैं, और सिर्फ आपने थोड़ी सी 1-2-4 कतरे लगाने और मल लेना हाथों को, इससे नॉट अ बिग डील। ठीक है। अगर उससे ना हो ठीक, तो जो दूसरी सबसे इफेक्टिव दवाई है वो है बोटॉक्स। बोटॉक्स का नाम आज तक आपने सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती के लिए सुना होगा, लेकिन बोटॉक्स एक बहुत ही ज़बरदस्त इजाद है। ये एक बैक्टीरिया से एक जरासीम पैदा करता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है। ठीक है। और अगर वाला जरासीम आप खा जाएं, खाने में पैदा हो जाता था, लोग खाते थे तो उससे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी, लोग मर भी जाते थे। अच्छा। और वही जरासीम जो है वो बेसिकली पैरालाइज कर देता है मसल्स को। ठीक है। ठीक। अब हम चाहते हैं कि मसल्स को पैरालाइज करने के साथ साथ कोई और भी क्या इसके काम है। तो हम इसको, जो मसल पैरालाइज होता है, वो जो आपकी, जब हम झुर्रियों में लगाते हैं तो वो मसल जो ज़्यादा एक्टिव होता है, जो झुर्रियाँ बनाता है, उसको हम थोड़ा सा पैरालाइज कर देते हैं। अच्छा। ठीक है जी।
अब वही पैरालिसिस मसल का और बहुत ज़बरदस्त जगहों पे यूज़ होते हैं ये जो दवाई है। फ़र्क करें किसी की, आपने देखा होगा कुछ लोग हैं जिनकी गर्दन टेढ़ी रहती है और एक तरफ जो है वो मसल बहुत स्ट्रांग होता है जो कि उसको एक ही तरफ करके रखता है। अब पहले था रिसर्च पहले हम क्या करते थे कि उसको मसल को या तो काटना पड़ता था सर्जरी से ताकि वो मसल जो बहुत स्ट्रांग उसने पुल किया हुआ है वो रिलीज हो जाए। ठीक है। अब हम वहाँ पे दवाई लगा देते हैं जो ताकि वो मसल रिलीज हो जाए तो गर्दन सीधी हो जाती है। वाह। जिन लोगों को, ख़वातीन को ख़ास तौर पे बार बार यूरिनेशन होती है, पेशाब आता है बहुत ज़्यादा, बार बार आता है, पहले तो उसके लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। अब जो हैं जो यूरोलॉजिस्ट हैं वो मसाने में जाके वहाँ पे छोटे छोटे इंजेक्शन लगाते हैं जो उसके मसल जो रिलैक्स हो जाता है ब्लैडर का, मसाने का, ताकि बार बार ये नहीं आता। जिन लोगों को खाने पीने में मसला था वहाँ पे एक जहाँ पे आपका मैदा शुरू होता है वहाँ पे एक छोटा सा स्फिंक्टर होता है, एक वाल्व होता है जो बहुत ज़्यादा टाइट होता है, उसमें लगाते हैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, खाने पीने में आसानी हो जाती है। जिन लोगों को आंखें जो भींगी होती हैं उसके लिए पहले स्क्विंट के लिए हम काटना पड़ता था, अब वहाँ पे इंजेक्शन बोटॉक्स लगाते हैं वो सीधा। तो जिस मसल को भी आपने रिलैक्स करना हो वहाँ पे बोटॉक्स लगता है। इसी तरह की जो एक इंडिकेशन है बोटॉक्स की वो ये है कि जहाँ पे ज़्यादा स्वेटिंग हो रही हो वहाँ हम बहुत ही बारीक और बहुत ही छोटी सुई से, जिससे दर्द भी नहीं होती, इंसुलिन उससे हम इंजेक्शन, इंसुलिन से भी छोटी सिरिंज, अच्छा, उससे हम बहुत छोटे 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 इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक है। वो जो है वो 4 से 6 महीने तक दोबारा वहाँ पे स्वेटिंग नहीं होती, बहुत 100% इफेक्टिव है। हाँ जी, वो बहुत ही ज़्यादा विद नो साइड इफेक्ट। वो साइड इफेक्ट उसका इसलिए नहीं होता कि हमने उसको जिस्म में नहीं दाखिल करता, सिर्फ जो मसल्स हैं वो मसल्स को भी पैरालाइज नहीं करता, बल्कि वो स्वेट ग्लैंड जो हैं, यानी जो पसीना बनाने वाले गदूद हैं उनको वो काम डाउन कर देता है, उसको ठंडा कर देता है, समझ लें। तो वो वहाँ भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती। तो इसलिए स्वेटिंग के लिए अब बहुत सारी दवाइयाँ मौजूद हैं जिसके लिए। और अच्छा, एक बात जो आप शायद पूछ रहे थे कि जो फेस पे जब स्वेटिंग होती है तो लोग सन ब्लॉक नहीं लगाते जी, वो तो उतर जाता है ना, जितना कुछ भी लगा लेंगे स्वेटिंग से तो उतर उसके लिए आपने सन ब्लॉक जो आजकल सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक्स हैं, जिस तरह मैक्स ब्लॉक है जिसमें मैक्सिमम ब्लॉक हो और साथ ही साथ उसमें सीबम कंट्रोल SC लिखा हुआ देखें। SC का मतलब है सीबम मींस ऑयल, कंट्रोल मींस कंट्रोल हो गया। तो वो ऑयल कंट्रोल उसके अंदर ही होता है ताकि गर्मियों में हमारे यहाँ आम सन ब्लॉक लगाना जो मुश्किल है। जिस तरह मैंने कहा ना, पाकिस्तान की किसी अच्छी कंपनी जो रिसर्च हो, अगर आप उसका सन ब्लॉक लगाते हैं तो वो आपको बहुत महंगे सन ब्लॉक से, अब मुझे वैसे अफसोस होता है कि पेशेंट हमारे ज़र मुबादला ज़ाया कर रहे होते हैं, 200-300 डॉलर की क्रीमें उठा के लाते हैं। वही क्रीम हम इतनी बेवकूफ़ कौम नहीं है कि हम वो छोटी सी चीज़ भी ना बना सकें। सही बात है, बिल्कुल। सो डॉक्टर साहब ने बता दिया जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है उन्होंने कौन से वाला सन ब्लॉक लेना है, उसका भी हल है। आप ये कहते हो जी हमने तो सन ब्लॉक लगाया था तो बार बार मुंह पे पसीना आया, हमने साफ किया तो सन ब्लॉक भी उतर गया, उसके लिए भी डॉक्टर साहब ने हल बता दिया। बाकी मैं हैरान हुई हूँ कि एक छोटे से इंजेक्शन से, जो कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इंसुलिन से भी शायद छोटा है, उससे आपका इतना बड़ा मसला हल हो जाएगा। क्योंकि बाकी बहुत एम्बेरसिंग होता है जब आप किसी से हाथ मिला रहे हैं तो हाथ पूरा गीला है, किसी महफिल में जा रही हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अंडर आर्म्स में स्वेटिंग हुई है, बहुत बुरी चीज़ें लग रही होती हैं और आप खुद, हालांकि इसमें कोई लेना देना किसी का नहीं होता, आपका अपना भी उस पर कोई कसूर नहीं होता, बट स्टिल ये चीज़ें बहुत एम्बेरसमेंट का सबब बनती हैं। तो इसके लिए बोटॉक्स हैं जी, आप इतना मौसर इलाज है, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने डिटेल्स बताई हैं कि जिस तरह से ये किया जाता है, तो आई मस्ट से कि ऐसे हर जगह से मत कराने बैठ जाए। आपने अच्छे और मुस्तनद डॉक्टर का इंतखाब करना है और फिर ये ट्रीटमेंट जो भी आप करवाना चाह रहे हैं, एक तो ये होगा कि अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, सेकेंडली कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर आप किसी नीम हकीम के हत्थे चढ़ गए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ें भी हो सकती हैं। अच्छा जी, अब आ जाएँ वो लोग जो कहते हैं सारा साल स्किन अच्छी रहती है, मौसम जैसे ही तब्दील होता है बहुत ज़्यादा मुंह पे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये गर्मियों में कुछ लोगों को बड़ा ट्रिगर करती है मुंह पे दाने और फिर काले दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो कि मैं पहले शायद इतनी बात नहीं करता, लेकिन चूंकि अब ये ज़्यादा पाकिस्तान में होती जा रही तो अब मुझे बात करनी पड़ेगी इस पर। वो है मोटापा, जो इसकी वजह से कुछ दाने भी एसोसिएटेड है। पाकिस्तान में मैंने कभी भी इतना मोटापा नहीं देखा था। दाने जो हैं, वैसे तो रूटीन में जिस तरह दाने निकलते हैं, बच्चे जवान हो रहे हैं दाने निकलते हैं, उसके तो बेतहाशा इलाज हैं। एक ख़ास किस्म के दाने जिसका मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा वो ये है कि जूं हमारे यहाँ फास्ट फूड ज़्यादा हो रहा है और बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, बच्चे जो है कोक पीते हैं, ये मोटापा ज़्यादा होने लगा। उसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। अच्छा। जिसमें पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, मुंह पे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं और दाने भी साथ होने शुरू हो जाते हैं। जी, ऐसे। अच्छा, लोग उसको ना समझते बस आम दाने और उसको दानों की तरह इलाज करने लग जाते हैं। ठीक है। अब वो जो दाने हैं
और जो आपके बाल निकल रहे हैं मुंह पे, चेहरे पे फीमेल्स के, वो एसोसिएटेड हैं आमतौर पे। ठीक है। ठीक है, उसके लिए ब्लड टेस्ट होता है, वो हम करवा लेते हैं। ठीक है। लेकिन हम अक्सर डॉक्टर्स भी और माशाल्लाह पेशेंट्स भी ओबेसिटी का, मोटापा जो कि समझ रहे तमाम बीमारियों की माँ है या बाप है, जो पेरेंट है तमाम बीमारी, उस पर हम तवज्जो ही नहीं देते। ठीक हो गया। हम लोग चूँकि लाइपोसक्शन करते हैं डर्मेटोलॉजी में, डर्मेटोलॉजिक सर्जरी में हम कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, लाइपोसक्शन करते हैं, हम लोगों को बहुत अरसे से मोटापे से वास्ता पड़ता है। पेशेंट आता है जी मेरी बस लाइपोसक्शन कर दें। अब सर से पाँव तक तो नहीं की जा सकती लाइपोसक्शन, जो है वो जो सर्टन पॉकेट्स हैं उसकी हम कर सकते हैं या करनी चाहिए। लेकिन अगर सर से पाँव तक मोटापा है तो उसके लिए आजकल अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस पे गया हुआ था इस्तांबुल, और वो थी पूरी कॉन्फ्रेंस 4 दिन के मोटापे पे थी। अच्छा। यूरोपियन एकेडमी ऑफ ओबेसिटी मेडिसिन, यानी पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस मोटापे पे थी। अच्छा, वहाँ मेरी और ज़्यादा मुझे परेशानी हुई कि दुनिया में तकरीबन आधी दुनिया 2030 तक मोटापे का शिकार होगी। यानी हम समझते हैं कि हम लोग ही हैं, पूरी दुनिया में ये मसला है। ठीक है। अब पाकिस्तान उनमें आखिरी नंबर पे आना चाहिए था, क्योंकि हमारी तो ग़िज़ाएँ बड़ी बेहतर थी, लेकिन हमारी जो बेहतर वाली ग़िज़ाएँ हैं वो भी मोटापा करने वाली थी, पराठे और निहारी और ये वो जो चीज़ें। तो उसके लिए आजकल पहले था कि या तो आप कुछ ना करें, और हम कहते हैं जी पेशेंट का ना कंट्रोल नहीं है अपने पे, और इसलिए वो ग़िज़ा ज़्यादा खाता है। अब ये पता चला है कि वो पेशेंट के कंट्रोल की बात नहीं है, उसकी पूरी एक कोई ना कोई सब्सटेंसेस हैं या केमिकल्स हैं बॉडी में जो कि उसको ज़्यादा मोटा करते हैं या मोटापे खाने पे ज़्यादा मजबूर करते हैं। हर वक्त फूड नॉइज़ उसको बोलते हैं कि हर वक्त खाने का ख्याल आता रहता है। सही। तो आपने जब भी दाने भी हों या जिल्द में कोई ख़राबी हो, लोगों के ना गर्दन के इर्द गिर्द और आर्मपिट्स वगैरह में या ग्राइन में, वहाँ पे क्या होता है जिल्द गाढ़ी होने लग जाती है, जिसको हम एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं। अच्छा, वो जो काले निशान, काले निशान, जी जी। अच्छा। तो वो जो हैं वो भी आपकी शुगर से 10 साल पहले होने शुरू हो जाते हैं। ओ माय गॉड। आजकल शुगर होना बहुत ज़्यादा है, चूँकि हमें 8-10 साल पहले शुगर होने से पहले पता चलने, जिल्द के निशानों से पता चलना शुरू होता है कि अब इसको शुगर हो जानी है 10 साल बाद। अच्छा। 8-10 साल बाद, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। अब जो नई दवाइयाँ आई हैं वो इतनी ज़बरदस्त हैं, और पाकिस्तान में जो, यानी आपने ओज़म्पिक का नाम सुना होगा, वीगोवी का नाम सुना होगा, और इसके आपने एक सुने होंगे जी अमेरिका में फ़लाने एक्टर ने लगाई, फ़लाने लगाई, हमारे यहाँ पे कि फ़लाँ पॉलिटिशियन ने लगा ली, फ़लाँ एक्टर ने लगा ली, और वो पतले हो गए। हमने उसको एक मिथ बना लिया साइंस की बजाय। साइंस उसकी ये है कि ये दवाइयाँ इंतहाई इफ़ेक्टिव हैं अगर सही डॉक्टर दे और खुद से ना लें। ठीक है। और कोई वो डॉक्टर जो कि इसको लगानी आती हो, क्योंकि इसकी हम डोज भी एक ख़ास तरीका है बढ़ाने का, और इसके जो साइड इफेक्ट लोग कहते हैं मैंने वो लगाई और उसका मुझे नौजिया वॉमिटिंग शुरू हो गया, वो इसलिए कि वो गलत तरीके से आपने लगा ली। ठीक है। और उसके लगाने से आपकी मल्टीपल चीज़ें, जिल्द तो जिल्द आपके घुटने ठीक रहेंगे, आपका हार्ट ठीक रहेगा, और साथ ही साथ खाने में अपना थोड़ा सा ख्याल रखें। जो प्लेट आप लें ना, उसको एक दफ़ा सोच लें कि क्या ये जो मैं खा रही हूँ, ये खा रहा हूँ चीज़, वो ज़रूरी है, सच मुझे भूख लगी है, ये मैं सिर्फ जायके के लिए खा रहा हूँ। अगर जायका तब्दील करने के लिए तो थोड़ा खाएं, थोड़ा खा लें, पोर्शन कंट्रोल कर लें ताकि मसला ना हो। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। आपकी स्किन से जुड़े मसाइल हम डिस्कस कर रही हैं। एक टर्म आपने यूज़ की जवानी के दाने, तो वो भी बड़ा परेशान करते हैं, और उस टाइम पे तो डॉक्टर साहब बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता स्किन के साथ। वो टाइम ऐसा होता है कि हर कोई ना अपनी लाइफ के वो वाले पीरियड में होता है कि सबसे हसीन बस मैं ही हूँ और मैं ही नहीं हूँ, वो लड़कियाँ हो चाहे लड़के हो। तो उस टाइम पे फिर कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं हो रहा होता डॉक्टर साहब, तो फिर क्या करें अगर जवानी के दाने आ जाएँ तो? अगेन मेरे ख्याल में आजकल बहुत बड़ी ज़्यादती है दाने होना। अच्छा। क्योंकि इतनी अच्छी दवाइयाँ और इतनी सस्ती दवाइयाँ, मैं बार बार आपने मुझे सुना हुआ कहते हुए कि पाकिस्तान में होते हैं, आपको शुक्र बहुत सारे करने चाहिए, और एक उसमें शुक्र ये करना चाहिए कि यहाँ दवाइयाँ बहुत सस्ती हैं। दुनिया में सस्ती तरीन दवाइयाँ पाकिस्तान में। मेरे दोस्त जो खुद डॉक्टर हैं, जब अमेरिका से आते हैं ना, तो दवाइयाँ अगर वहाँ पर बड़ी महंगी हो तो यहाँ से ले जाते हैं। मेरे बेतहाशा मरीज जो अमेरिका से आते हैं, अपनी फैमिली को मिलते हैं, मुझे दिखाते हैं, और दवाइयाँ मैं यहाँ से उनको साल की दे के भेजता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में हमने इसकी कदर ही नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही है, ना गवर्नमेंट ने की अनफॉर्चुनेटली, ना अवाम ने की। गवर्नमेंट ने इसलिए नहीं की कि वो दवाइयाँ जो बनाने वाली कंपनी है वो बेचारी बनाना चाहती हैं, लेकिन वो उसको इतना हार्ड टाइम देते हैं, इतना लंबा उसका प्रोसीजर कर देते हैं, वो बेचारे कहते हैं ये हमारी तौबा, हम बनाते ही नहीं। अगर अवाम इस चीज़ को रियलाइज़ करें
कि यहाँ पे दानों से लेके ब्लड प्रेशर तक, हार्ट की बीमारियों तक लेटेस्ट दवाइयाँ अवेलेबल हैं। ये जो ओलंपिक आप कह रहे हो, ओलंपिक की बजाय और बहुत सारी दवाइयाँ सस्ती भी अवेलेबल होने लग गई हैं। तो सवाल ही पैदा होता है कि क्या हमें इसका यूज़ करने से दाने और बाकी जो बीमारियों का ठीक हो सकती कि नहीं हो सकती। ठीक है। मैं खुद आज जब से पाकिस्तान आया हूँ अमेरिका से, कोई 20 साल से मैं पाकिस्तान की दवाइयाँ खा रहा हूँ और मेरी फैमिली भी, मैंने आज तक कभी एक भी दवाई अमेरिका से नहीं मंगवाई। तो यकीन माने हमारी दवाइयाँ बड़ी रीजनेबल है। अब रह गया आपके दानों का, कि दानों के लिए करना क्या। अगर तो आपको बहुत थोड़े बहुत दाने और आप डॉक्टर से, अक्सर लोग ना जाते हुए घबराते हैं डॉक्टर के पास, हालांकि डॉक्टर की फीस भी पाकिस्तान में कम से कम फीस होती है दुनिया में जो है ना, वहाँ पे एक डॉक्टर की एवरेज फीस $500 से $1000 है एक दफ़ा दिखाने की। यहाँ पे अगर 2-4-5 हज़ार रुपये देने पड़े उससे फिक्र ना करें। लेकिन अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप चंद चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। कि सुबह के वक्त आपको, अब मैं नुस्खा ही चूँकि ये है कि अगर नहीं जाना और थोड़े बहुत दाने हैं तो आप नायासिनामाइड लगा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। नायासिनामाइड आप सुबह के वक्त लगाएंगे। ठीक है। ठीक है। और रात के वक्त आप रेटिनॉल सीरम लगाएंगे। ओके। ये बड़ा सिंपल काम है। रेटिनॉल सीरम आमतौर पे मैं कहता हूँ कि अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं या कोई प्रेग्नेंट हैं तो वो ना करें। आमतौर पे उसका वैसे नुकसान मैंने सुना नहीं कभी, लेकिन फिर भी एहतियातन। ठीक है। दूसरा ये है कि एक और जो मॉलिक्यूल है जो कि हम कम यूज़ करते हैं, उसका नाम है मैंडेलिक एसिड सीरम। ओके। मैंडेलिक एसिड जो है वो भी रेटिनॉल की तरह की एक चीज़ है, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। इसके दो फायदे हैं, एक तो पुराने आपके निशान ख़त्म होंगे और दूसरा एक्नी पे भी इसका बड़ा ज़बरदस्त, ये 2 in 1 है। ठीक है। नायासिनामाइड भी यही करता है। ठीक है। ये भी 2 in 1 है। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम अंडर वैल्यू करते हैं। अंडर वैल्यू हम ये करते हैं कि अगर जो फेस वॉश, हम कहते हैं कोई भी फेस वॉश कर लें। अब फेस वॉश के दो काम होने चाहिए, वो आपकी एक्सेसिव ऑयल को तो कम करे लेकिन स्किन को ड्राई ना करे। ठीक है। तो वो कोई ऑयल बैलेंसिंग फेस वॉश होना चाहिए, ड्राइंग फेस वॉश नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो ये तो हो गया पहला तरीका। ठीक है। अगर ये नहीं होता कामयाब और आप खाने वाली दवाई नहीं खाना चाहते, लगाने वाली दवाई आप कहते हैं कम से कम, तो आजकल जो लेज़र एक है जिसको स्मूथ बीम लेज़र बोलते हैं, कैंडेला एक दुनिया की बहुत मशहूर कंपनी है, उसका एक लेज़र है जिसका नाम है स्मूथ बीम लेज़र। ठीक है। वो जो है वो आपके ऑयल ग्लैंड्स को, जो कि एक्नी बनाते हैं, दाने बनाते हैं, उसको सुकेड़ देता है, उसको श्रिंक कर देता है, नॉर्मल कर देता है। अच्छा, अब ये क्या जल्दी रिजल्ट ले आता है? हाँ जी, क्योंकि थोड़े जल्दबाज है ना हमारे नौजवान का, तो अच्छा स्किन पे दाने निकल आए हैं, कुछ ऐसी चीजें जिससे फौरन ही स्किन साफ हो जाए। लेजर चूंकि इमीडिएटली एक्ट करती है तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम दवाइयाँ दे सकते हैं खाने वाली, और खाने वाली दवाइयाँ भी पाकिस्तान में लेटेस्ट अवेलेबल हैं। और वो जो, तो ये तो हो गया ना ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट, आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, लेज़र ज़ाहिर आपको डॉक्टर के पास करानी पड़ेगी। काफ़ी दफ़ा ये जो दवाइयाँ खाने वाली और लगाने वाली का जो कॉम्बिनेशन है वो विद इन 4 to 6 वीक्स कोई 80% तक दाने ठीक हो जाते हैं। और कुछ बाज़ औक़ात तो 1 महीने में दाने ठीक हो जाते, थोड़े से निशान रह जाते हैं। ठीक है। निशानों का इलाज उसके बाद में करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, पहले लेज़र करवा के निशानों का इलाज शुरू कर देते हैं, दाने निकलने बंद ही नहीं करते। जो उसकी बुनियादी वजह पहले हमने करनी है और उसके बाद आपने उसका इलाज करना। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दाने अगर आपको निकल रहे हैं और बार बार निकले चले जा रहे हैं, तो फिर क्या हमारी बाकी डाइट में भी कोई प्रॉब्लम होती है? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दानों का डाइट से ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं मैदा खराब हो गया, हाँ बच्चे का मैदे। इंटरेस्टिंग, पाकिस्तान में चूंकि हमारी खाने पीने वाली कौम है, वो हर चीज़ को, अगर मलेरिया भी हो जाए कहते हैं मच्छर से नहीं हुआ, मैंने रात को कोफ्ते खाए थे तो इसलिए हो गया। तो ये जो है, और ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमारा लगता ही है कि हर चीज़ खाने का दानों से ताल्लुक ही नहीं है। लोग कहते हैं मेरे चॉकलेट खाई, मैंने कोई गर्म चीज़ खा ली, अंडा खा लिया। अक्सर मैं मरीज़ों को कहता हूँ इलाज शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि अंडे कुछ कहते हैं कि नहीं कहते। जब इलाज से ठीक हो जाते हैं, कहते डॉक्टर साहब वही अंडा खा रहा हूँ, अब तो मुझे कुछ नहीं कह रहा। तो ये जिल्द की एक बीमारी है, दाने जिल्द की बीमारी है, ये आपकी खूबसूरती का मसला नहीं है, जिसका 100% इलाज अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अगर हम ब्रेक की तरफ जाएं तो फिर हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। आज मैंने लाजमी डिस्कस करना है कुछ होम रेमेडीज़। आजकल ना सोशल मीडिया पे मुझे बहुत नज़र आ रहा है, चावल का बना हुआ आपको स्क्रब मिल जाता है। चावलों का लोग कहते हैं जी अच्छा, उनको ड्राई करके उसका एक पाउडर बना के फेस पे लगा लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। दूध अगर आप फेस पे लगा रहे हैं, दही का इस्तेमाल अगर फेस पे कर रहे हैं, इवन टमाटर से अगर आप स्क्रबिंग कर रहे हैं, तो ये होम रेमेडीज़ जो हैं ये आपकी स्किन के साथ क्या करती हैं? लेमन आपके ऊपर वाली स्किन की जो हम कहते हैं जी एक काली सी छाइयाँ पड़ गई हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। ये मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी होम रेमेडीज़ जो हैं ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे बड़े करते आ रहे हैं, कितनी इफेक्टिव है? ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर साहब, आलू बॉईल कर लें, उसका पानी आलू मैश करके वो मुंह पे लगा लें, चावलों का पाउडर बना के मुंह पे लगा लें, मास्क चावलों के आ रहे हैं बहुत सारे, फिर टमाटर, लेमन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इवन कुकम्बर का इस्तेमाल कर लें, वो स्किन के लिए अच्छा होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को रेमेडीज़ करते देखा है, तो इफ़ेक्टिव होती है ये? मैं जब अमेरिका से आया ना तो मैंने पहली दफ़ा ये सुना, वहाँ तो नहीं, मैंने किसी पेशेंट से सुना था कि मैं बर्गर मुंह पे लगा लूँ या कोई सलाद मुंह पे लगा लूँ। तो मैंने यहाँ पे जब आके देखा तो मैंने मैं तीसरे दिन मैं भी सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा सिर्फ सालन लगाना रह गया, सालन ही लगा लो, सारा मिक्स करके सालन लगा लो फिर मुँह पे। एक्चुअली वही चीज़ें जो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ डॉक्टर साहब, मैं जब बचपन में एक दफ़ा हेयर कट कराने गई तो एक सैलून पे ना आंटी के उन्होंने सारे मुंह के ऊपर कुकम्बर काट के लगाए हुए थे। अच्छा, एक सैलून पे ये था। सैलून पे, हाँ। अच्छा देखें, ये सारे मिथ्स हैं, इसको ना करें। उसकी दो वजूहत हैं। मैं हर हफ्ते एक दो मरीज़ वो देखता हूँ जो इनसे ख़राब हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब बालचर हो जाता है, जिसको छोटे छोटे कहते हैं ना, बालों के उतर गया, निशान पड़ गए, बाल उतर गए, वहाँ से लोग वहाँ पे अक्सर प्याज का पानी लगाते हैं। हाँ जी। अब प्रॉब्लम यह है कि प्याज का पानी इंतहाई इरिटेटिंग होता है, कभी तो वहाँ से जल्द जल जाती है, इरिटेशन होती है। अच्छा। अब साइंटिफिकली भी हम चाहते हैं इरिटेशन हो, लेकिन एक कंट्रोल्ड वे में हो। ठीक है। हम चाहते हैं, लोग कहते हैं कि जी ये तो नेचुरल चीज़ें हैं। जो हार्ट की एक सबसे स्ट्रांग दवाई जो हम देते हैं डिजिटैलिस, वो एक प्लांट से ही आती है। तो प्लांट्स जो हैं, जो दवाइयाँ भी बनाने वाले, हम प्लांट से बहुत सारी दवाइयाँ बनाते हैं। अब आप कहें चूंकि प्लांट है, इसका नुकसान कोई नहीं, तो आपने उलट दवाई खा ली, राइट। आपने जो लेमन लगाते हैं, अच्छा इसमें कोई साइंस भी है, ये सारे मिथ्स नहीं है। ठीक है। इसके पीछे साइंस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मैयर्ड साइंस नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर लेमन लगाना है तो लेमन जहाँ लगता है वहाँ पे जो समझ लें हम विटामिन सी का सीरम लगाते हैं, वो बहुत सारे उसके मॉलिक्यूल लेमन में भी पाए जाते हैं। लेकिन हमें अब पता है कि कितना लगा रहे हैं, कितने मिलीग्राम लगा रहे हैं। वो मैयर्ड है तो वो सेफ है, वो अनमैयर्ड है वो तो आपने पकड़ा लेमन और ये मुंह पे आप अपने लगा रहे हैं। अब कुछ लोगों को मैंने लेमन के, तो मैंने पाकिस्तान में हर साल देखता था। अब मैंने अमेरिका में जब से लेमनेड, वहाँ पर भी बड़ा आपको पता गर्मियों में होता है, तो वहाँ पे हम साल में 2-3 दफ़ा जब गर्मियों में मरीज़ ऐसे ज़रूर देखते थे जिन्होंने लेमन पिया और जहाँ जहाँ कहीं बह गया वहाँ पे काला निशान पड़ गया। अच्छा। आपका जो मैंगो होता है, कहते नहीं मैंगो खाने से पहले थोड़ा सा उसका जूस निकाल लें, तो जो पहला उसका पोर्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा एलर्जेनिक काफ़ी दफ़ा होता है जिल्द के लिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं लोगों को आमतौर पे बताता नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, वो आपको बता देता हूँ। वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, या अपने यंग जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट बन रहे होते हैं, वो कहते हैं सर ये जो लुआब है, थूक है, वो बच्चों को आप हमेशा कहते हैं जी, माँ को कहते हैं इसका मुंह साफ करें, इस वजह से इसको एलर्जी हो रही है। तो सर ये मुंह के अंदर रहता है, उस वक्त एलर्जी क्यों नहीं होती? ये अल्लाह ने ज़बरदस्त चीज़ें बनाई हैं जिसका हमारी बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जो वही लुआब, वही थूक जो आपके मुंह में रहता है, कुछ नहीं करता। वो अगर आपके मुंह पे लगने लग जाए, बच्चे चूसने लेते हैं कोई, तो वो सारे का सारा जो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है। वही यूरिन, वही स्टूल आपकी अंतड़ी में रहे या आपके मसाने में रहे, कुछ नहीं करता। वही जब डायपर पे लग जाता है और वो जिल्द पे लगता है, वही डायपर डर्मेटाइटिस कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो खाने वाली चीज़ें हैं वो आपके खाने के लिए हैं, वो अल्लाह ने लगाने के लिए नहीं बनाई थी। हाँ, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं जी कि मैंने एक मास्क बनाया या मैंने स्क्रब बनाया। अब स्क्रब जो है, आप अखरोट की जो खाल होती है, जो अखरोट की जो लेयर होती है, जो कि सबसे ऊपर वाली, वो चूँकि एब्रेसिव होती है जी। हम जो माइक्रोडर्म बनाते हैं, माइक्रोडर्म अब्रेजन जब करते हैं, तो उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, कोरंडम उसको बोलते हैं। तो जो धातें पाई जाती हैं, जो चीज़ें, तो हमने उसी से तो दवाइयाँ बनती हैं। तो दवाइयों में उसमें फ़र्क क्या है? दवाइयों में उसमें फ़र्क ये है कि दवाइयाँ एक मैयर्ड है कि कितने मिलीग्राम या कितनी अमाउंट, कितनी क्वांटिटी आपने करनी है। जो वो चीज़ें हैं आजकल के ज़माने में, देखिए जितने के मेरे ख्याल में आपको 1 किलोग्राम खीरे आएंगे ना पाकिस्तान में, उतने को तो एक फेस मास्क आ जाता है। सही। तो उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को वैसे ही एक शौक होता है कि जी मैंने नेचुरल रेमेडी करनी है। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये बिल्कुल इत्मीनान कर लें कि इंसान कोई नया मॉलिक्यूल नहीं आज तक बना सका, कोई ऐसा नहीं बना सका कि उसने नई धात ईजाद कर ली हो।
वो दो धातुओं को मिला के वो होती, वो भी नेचुरल अल्लाह की बनाई हुई हैं। बिल्कुल। जितने भी हम केमिकल्स बनाते हैं ना वो नेचुरल ही पाए जाते हैं, या दो नेचुरल चीज़ों को बना के, वो भी नेचुरल ही चीज़ें हैं ना। बिल्कुल। तो ये हमारे दिमाग में वैसी एक वहम है जो कि उन लोगों ने पैदा कर दिया जो कि डॉक्टर नहीं हैं, उन्होंने दुकानदारी चमकाने के लिए कि जी आप नेचुरल, ये तमाम नेचुरल चीज़ें हैं। लोग कहते हैं गर्मी है मुल्तानी मिट्टी लगा लें, बेसन लगा लें। अब ये वो देखें ना, वो जो मिट्टी में भी जो आप चीज़ लगाते हैं ना, वो है कि उसको आपने एक्सफोलिएट किया, यानी आपने हल्का सा स्क्रब कर दिया। वो स्क्रब करने के लिए आप चाहे ऐसी मिट्टी यूज़ करें जिसमें थोड़े थोड़े कोई आपकी एब्रेजन वाले मॉलिक्यूल्स हों, चाहे आप उसको किसी और चीज़ से कर लें। ये जो हम आपके जो फेशियल मास्क बनते हैं या फेशियल स्क्रब्स बनते हैं, इसमें जितनी भी चीज़ें डलती हैं वो तकरीबन वो नेचुरली होती हैं, वो कोई हमने कोई खुद से प्रोड्यूस नहीं की होती। ठीक हो गया जी। तो ये होम रेमेडीज़ बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जी कि आप इसमें पूछें कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, स्किन के इस पे क्या असरात होते हैं, तो उसकी हकीकत क्या है जी डॉक्टर साहब ने बता दी। डॉक्टर साहब बहुत लोग चाहते हैं कि स्किन खुशनुमा रहे। अब मेकअप का ट्रेंड ज़रा कम होता चला जा रहा है, तो अच्छी स्किन के लिए कि आपका मेकअप भी कम हो, आपको करना क्या है? आपने 3 चीज़ें करनी है। एक तो आपने, मैंने जैसा बताया, धूप से बचना है और आपने इस लाइट से भी बचना है। ठीक है। सन ब्लॉक आपकी रूटीन का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि आपको 2 चीज़ों से बचाएगा। एक आपकी डिस्क्रोमिया, जिसको हम कहते हैं कि अनइवन पिगमेंटेशन। कुछ लोगों के जिल्द वैसे ठीक होती है लेकिन वो कहते हैं इवन टोन नहीं है, कहीं से गाढ़ा रंग है, कहीं से कम गाढ़ा है, कहीं से गाढ़ा है। तो एक तो इससे बचाएगा। दूसरा आपको लॉन्ग टर्म एजिंग से बचाएगा, जो आपकी झुर्रियाँ पड़ रही हैं उससे बचाएगा। ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी ये कि जब भी आप कभी भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिल्द नई निकले, तो अल्लाह ने एक मैकेनिज्म बनाया कि आप उसको ऊपर से हल्का सा एक्सफोलिएट करेंगे तो जिल्द नहीं निकल आएगी। ठीक है। एक्सफोलिएशन अब 2 तरह की, या तो आपको एकदम से खुद ना रगड़ के कर खुद ना रगड़ें। हाँ, खुद ना रगड़ें। आपके डॉक्टर साहब ने ये कहा था घर में स्क्रब पड़ा है, आप लगाओ इसको 2 घंटे मुंह पे, नई स्किन निकालें। तो वो नहीं करना हमने। आप या माइक्रोडर्म करवाएंगे या हाइड्रोफेशियल करवाएंगे, या घर पे अगर आपने स्क्रब करना है तो वो आप किसी मेडिकली सुपरवाइज्ड उसके अंडर करेंगे, या कोई ऐसी कंपनी का इस्तेमाल करेंगे जिसके पीछे कोई साइंस तो स्किन की हो ना। स्किन की जो साइंस है उसी को डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, राइट। अब जो स्किन साइंस है ना, वो एक साइंस है, वो तुका नहीं है कोई। बिल्कुल ठीक है। अब वो उसका आप मास्क लगा सकते हैं। मैंने हमेशा कहता हूँ कि हमने एक सर्विस ये शुरू की हुई है और ये इसमें कोई आपके पैसे नहीं लगने। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं ना आ रही और आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते, आप डॉक्टर का विजिट भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने हमेशा एक नंबर देता हूँ कि आप हमारे नंबर पे कॉल कर लें, 0311 077 उनको सिर्फ ये पूछ लें कि जी मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं आना भी नहीं चाहती, मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती, आप मुझे कोई मशवरा दे दें। ठीक है। उसके कोई मशवरे के पैसे नहीं हैं, और उसमें सिर्फ हम ये चाहते हैं कि लोगों को आधी नेकी है कि गलत चीज़ों से बचा लें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आधे अपने पेशेंट को पता कहता हूँ कि आपको किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा ओवरडू करके ख़राब कर देते हैं। अगर आप दिन में कोई 10 सीरम लगाएंगे या 10 क्रीमें लगाएंगे, वही जो आजकल आप बताती हैं कि वो 3 लोग मिक्स करके क्रीमें, बिल्कुल ऐसे, वो पता नहीं आर्ची या पता नहीं क्या नाम है उसका, वो करते हैं, तो उसका नुकसान ये है कि जिल्द बारीक हो जाती है, आपकी जिल्द सेंसिटिव हो जाती है, जिल्द में से झुर्रियाँ नजर आनी शुरू, यानी आपकी वेन्स नजर आनी शुरू हो जाती हैं, और वो स्टीरॉइड उसमें डालते हैं। और डॉक्टर साहब ये वो लोग हैं जब धूप में जाते हैं तो इनकी स्किन जल जाती है। बिल्कुल। तो ये आपने एक्सफोलिएशन करनी है। उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि ये जो मेंडालिक एसिड है ना, ये हल्की सी जब वो करता है, मैं कहता हूँ आपको ज़रूर शौक था ना एक्सफोलिएशन का, तो आप रेटिनॉल सीरम लगाएंगे, उससे हल्की सी एक्सफोलिएशन हो जाएगी, लेकिन वो डुअल बल्कि 3 पर्पज़ है। एक्सफोलिएशन तो एज अ साइड इफेक्ट समझ ले होगी, उसका हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको झुर्रियों से बचाएगा और आपकी पिगमेंटेशन को इवन करेगा। नाइसिनामाइड विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो लगा सकते हैं, अल्फा आर्बिटिन लगा सकते हैं, ये तो आम अवेलेबल है ना, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है। तीसरी चीज़ है कि आपने मॉइस्चराइज जिल्द को ज़रूर करना। लोग समझते हैं कि गर्मियों में मॉइस्चराइजेशन की जरूरत नहीं है, ये टोटली गलत कॉन्सेप्ट है। जो हमारी एयर कंडीशनिंग है वो जिल्द को खुश्क करती है। सही। आपने देखो अगर रात को आप सोएं, ज़्यादा एयर कंडीशनर ज़्यादा ऑन कर लें तो आपका इवन मुंह भी, हलक भी खुश्क होने लग जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिल्द आपने देखा होगा, जितना भी जब गर्मियों में एसी लगा होता है तो बाहर पानी फेंक, वो पानी कहाँ से आता है? वो कमरे के अंदर का मॉइस्चराइजर जो है, मॉइस्चर जो है
वो बाहर खींच के पानी की सूरत में बाहर बहा रहा होता है, तो आपके कमरे के अंदर, घरों के अंदर इंतहाई खुश्की हो जाती है। सही। तो आपने अच्छा मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है। ठीक है। अगर फेस पे लगाएं तो आपने नॉन ऑयली लगाना है। ठीक है। और अगर आप जिस्म पे लगाएं आप ऑयली लगा सकते हैं। ठीक है। लोगों की जब इसी तरह एड़ियां फटती हैं, पहले मैंने देखा सिर्फ गर्मियों सर्दियों में फटती हैं, अब गर्मियों में फटने लग गई। आप गर्मियों में लोग ना नंगे पाँव फिरना चाहते हैं, नंगे पाँव नहीं फिरना, ठीक है। क्योंकि जो हमारी आधी से ज़्यादा कौम को एलर्जी है डस्ट से। जी। और डस्ट एलर्जी में लोग क्या करते हैं कि अपने कालीन वो उठवाएं, कालीन में बेतहाशा मट्टी होती है, जब आप उसको जाके कभी धोएं ना, जी बिल्कुल। तो वही कहते हैं जी मैंने तो ये रोजाना मैं तो वैक्यूम करती हूँ, लेकिन इतनी मट्टी कहाँ से निकले। वही मट्टी जब पाँव पे लगती है, पाँव अगर आपके काले हो रहे हैं, आपने वाइट अगर आपने सॉक्स पहन के देखें तो मट्टी कहाँ से आ गई। बिल्कुल सही। तो तीसरा हो गया कि आपने मॉइस्चराइज करना है, ठीक तो है। एक्सफोलिएट करना है, धूप से बचाना है, अच्छे मॉइस्चराइज़र वाले किसी फेस वॉश से जो कि ज़्यादा आपको खुश्क ना करे उससे करना है, और मॉइस्चराइज करना है। चलें जी, ये 4-5 चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। बाकी होम रेमेडीज़ मैं क्योंकि बार बार आपकी तरफ से क्वेश्चन आ रहा था तो वो भी डॉक्टर साहब ने बता दिया। अच्छी स्किन के लिए 3-4 चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई हैं, वो लाजिम व मलजूम है, वो हर किसी को करनी है। सन ब्लॉक का इस्तेमाल इस मौसम में करना ही करना, और अब डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इतने लेटेस्ट सन ब्लॉक आ चुके हैं। कुछ लोगों को लगता है डॉक्टर साहब मैं वाइंड अप की तरफ जा रही थी, बार बार मुँह धोना, बार बार मुंह धो, गर्मी है, जितनी दफ़ा मुंह धोएंगे उतनी दफ़ा मुंह अच्छा रहेगा, साफ रहेगा, स्किन पे कोई दाना नहीं निकलेगा। ये मिथ है कि वाकई कुछ होता है? बिल्कुल ही मिथ है। देखें, जिल्द को धोना, जो बंदा अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो 5 दफ़ा तो आपका मुंह धुल गया ना, और अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो अगर आपने सुबह मुंह धो लिया ना और शाम को मुंह धो लें, 2 दफ़ा मुंह धोना मोर देन सफिशिएंट। ये 5 दफ़ा भी आप फेस वॉश से ही धोएं? आप 5 दफ़ा फेस वॉश से भी धो सकते हैं, और अगर आपने फेस वॉश नहीं भी लगाया, देखें हमारे यहाँ 2 बहुत ही बड़े मिथ्स हैं। नंबर 1 तो ये कि मैं शायद गंदी हूँ, जिसकी वजह से मेरी गंदगी है मुंह पे, या पता नहीं मट्टी है या क्या है कि मेरे दाने निकले। दानों का इससे कोई ताल्लुक ही कोई नहीं। ठीक है। नंबर 2 ये कि लोग एंटी बैक्टीरियल सोप से हाथ धोते हैं। एंटी बैक्टीरियल सोप आपको पता है अमेरिका में तकरीबन हम अब बैन कर चुके हैं। ठीक है। बैन मीन्स कि हम कभी रिकमेंड नहीं करते एंटी बैक्टीरियल सोप। ठीक है। आम सोप से हाथ धोएं। आपका सोप जो है या फेस वॉश जो मैंने आपको कहा कि ऑयल बैलेंसिंग होना चाहिए, ऑयल को बैलेंस करे, आपको साफ करे, लेकिन आपका जो नेचुरल ऑयल है उसको बिल्कुल डिप्लीट ना कर दे, क्योंकि वो अल्लाह ने आपके नेचुरल मॉइस्चराइजर बनाया हुआ है। ठीक हो गया जी। तो ये भी अपने जहन से निकाल दें कि जितनी दफ़ा मुंह धोएंगे आपका रंग भी गोरा हो जाएगा, मुंह भी साफ रहेगा। डॉक्टर साहब ने कहा 2 दफ़ा भी धो लें तो वो इनफ है, लेकिन अच्छे तरीके से। बाकी स्किन केयर आप अगर करते रहेंगे तो स्किन का कोई मसला नहीं होगा। और अगर कोई मसला है तो फिर डॉक्टर साहब ने नंबर अनाउंस किया, उस पर कॉल करके आप अपना मसला जो है वो डिस्कस भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।